हेलो एवरीवन, वी आर हियर अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पर। हमारी कल की क्लास में हमने 8 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में बात की थी। ओके, तो आज हम 9 फरवरी की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल बैंकिंग ड्रीम्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हमारा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है who among the following will be honored with Bharat Ratna, the highest civilian award? भारत रत्न किसे दिया गया है, किसे दिया जाएगा भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसे दिया जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर। हमारा सवाल सिंपल सा है कि भारत रत्न अवार्ड जो है, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत देश का, वो किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शंस हमारे पास है लाल कृष्ण आडवाणी जी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और मुकेश अंबानी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या है करेक्ट ऑप्शन? क्या किसी को इसका करेक्ट ऑप्शन पता है? सोचिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ। एक बार आप सोचिए, उसके बाद हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है क्या। हम्म, ओके, तो हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी जी। मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी को ऑनर किया जाएगा भारत रत्न अवार्ड से, जो कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत देश का। ठीक है, चलिए ये बात यहीं तक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इन्होंने ना सर्व किया था, ये प्रेसिडेंट थे जो हमारी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है हमारी बीजेपी के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड तक इन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड तक सर्व किया है इस पोस्ट पे। इनका बहुत क्रूशियल रोल रहा था फाउंडेशन में। ठीक है, बीजेपी जो पार्टी है इसकी फाउंडेशन में बहुत इनका क्रूशियल रोल रहा था। ठीक, चलिए बात यहीं तक आती है। उसके बाद एक नजर डाल लेते हैं कि इनका हाँ देखिए, ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन पाए, बट ये हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक मैं आप सभी के लिए क्लियर होंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि यहाँ नाम, एक और नाम हमारे आगे आ रहा है। यहाँ बात हो रही है किस अवार्ड की? यहाँ बात हो रही है भारत रत्न अवार्ड की। ठीक है, तो जो पहला भारत रत्न दिया गया था, क्या आपको पता है पहला भारत रत्न दिया किसे गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहला भारत रत्न दिया गया था। इसमें दो नाम और शामिल हैं, एक तो है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, भूपेन
हजारिका, इन चारों को पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। आई होप मैं यहाँ तक सभी के लिए क्लियर हूँ, कोई इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं होगी। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है। हमारा दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि रिसेंटली वर्ल्ड्स बेस्ट डिक्टेटर, interesting, world's best dictator Nayib Bukele has been elected president of which country for the second time? तो देखिए हमारा सवाल सिंपल सा है, ये हमसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड के जो बेस्ट डिक्टेटर हैं, सबसे अच्छे तानाशाह, इसकी उपाधि किसे दी गई? तो नायब बुकले जी का नाम यहाँ दिया हुआ है। अब ये कहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, किस कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है सेकंड टाइम के लिए, ठीक है। पहले भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट, अब दोबारा भी प्रेसिडेंट है ये वहां के। तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं एल सल्वाडोर, इक्वेडोर, मलेशिया, अर्जेंटीना, सिंगापुर। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सोचिए। अगेन मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, देखते हैं आपका सोचा हुआ आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। हम्म, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता हुआ, करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स एल सेल्वाडोर। तो जो वर्ल्ड्स बेस्ट डिक्टेटर है नायब बुकले जी, वो सेकंड टाइम कहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं? एल सल्वाडोर के, ठीक है, एल सल्वाडोर के। अब क्या आपको एल सल्वाडोर के कुछ पॉइंट्स पता है? क्या आपको पता है एल सल्वाडोर है क्या साहब? ये एल सल्वाडोर देखिए कंट्री है एक सेंट्रल अमेरिका की, सेंट्रल अमेरिका की ये एक कंट्री है, ठीक है। या इसे पूरा नाम इसको ऑफिशियली इसे रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर भी कहा जाता है, ठीक। अब जो है, अब क्या आपको पता है कि ये फेमस क्यों है? एल सल्वाडोर फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसे लैंड ऑफ वॉल्केनोस कहा गया है। ये लैंड ऑफ वॉल्केनोस इसका नाम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल सल्वाडोर के जो मतलब यहाँ फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वॉल्केनोस बहुत हाईली एक्टिवेटेड रहते हैं। यहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? यहाँ की करेंसी क्या है? कोलोन करेंसी है, ठीक। ओके, आई थिंक यहाँ तक मैं आप सभी के लिए क्लियर हूँ, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं कि एल सल्वाडोर में देखिए जैसा कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि एल सल्वाडोर में कोई अदर पोस्ट तो अवेलेबल है नहीं, जैसे बाई कंट्रीज में होते हैं पीएम वगैरह, यहाँ एक ही रूल है, डिक्टेटरशिप है। सो नायब बुकले जी हैं जो यहाँ के करेंटली इलेक्टेड डिक्टेटर कह लीजिए, डायरेक्टली प्रेसिडेंट कह लीजिए, ठीक है। ये सवाल यहीं पे खत्म है हमारा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंटरेस्टिंग वन। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल है वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टिक एक्वेटिक चैंपियनशिप इवेंट इनॉग्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि जो बिम्स्टिक एक्वेटिक चैंपियनशिप इवेंट है वो रिसेंटली कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो देखिए इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं थिम्फू, काठमांडू में, न्यू दिल्ली में, ढाका में या फिर बैंकॉक में। क्या है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर क्या है यहाँ? सोचिए सोचिए। अच्छा फ्रेंड्स, जो मैं आपको बीच में सेकंड्स प्रोवाइड करती हूँ कि आप क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनके बारे में एक बार खुद से सोच सकें, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं हमें, ठीक है। वहां से हम उन आंसर्स को चेकआउट करेंगे और हम आपको रिवर्ट बैक भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। आइए करेक्ट ऑप्शन पे, तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट होगा न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट होगा जो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप इवेंट है। अब देखिए यहाँ बात है बिम्स्टेक है क्या। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हमारे पास फ्रेंड्स है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, पहले फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए एक बार। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक। ठीक, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब चलिए आते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए एक पॉइंट इसमें और आता है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश इन्वॉल्व है, कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कंट्रीज या नेम ऑफ कंट्रीज जो कि बिम्स्टेक में है, उनका क्या क्या नाम है, कौन कौन सी कंट्रीज है। तो मेंबर कंट्रीज जो है वो है इंडिया। देखिए इंडिया तो है, ये शो जा रहा है क्योंकि न्यू दिल्ली में इसका इवेंट होगा। ठीक है, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर भी है ढाका, जो अभी हमने बात की। ठीक। म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक, इतना सबको क्लियर है। इसके बाद अब बात आ जाती है कि बिम्स्टेक जो है हमारी, उसके करंट हेड कौन है। तो इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे जी। ये कौन है, करंट हेड है इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, और ये वैसे जो है ये इंडिया के एक सीनियर डिप्लोमेट है जिन्हें इसके हेड की पोस्टिंग दी गई है। ढाका कहाँ पे अभी बात हुई, बांग्लादेश में। ठीक, कहाँ का कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश की करेंसी क्या है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना। मैं लिख देती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी हैं। ठीक, शेख हसीना जी हैं। ठीक। अब एक पॉइंट और इसमें आता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है फ्रेंड्स। बांग्लादेश की करेंसी क्या है। तो बांग्लादेश की करेंसी है हमारे पास टाका, टाका। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी है टाका। अब चलिए, कैपिटल की बात हो गई, करेंसी की बात हो गई। अब बात करते हैं बैंकॉक के बारे में। ऐसे ही हम देखते हैं कि बैंकॉक की करेंसी क्या है। तो बैंकॉक की जो करेंसी है, अब यहाँ बात हो रही है बैंकॉक की। ठीक है, बैंकॉक की जो करेंसी है वो है बाहट। ठीक है, बैंकॉक की करेंसी है बाहट। ठीक। और बैंकॉक में एक पॉइंट और आप मुझे बताइए, आप सोचिए, मैं आपको बताती हूँ कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है बैंकॉक। श्रेथा थाविसन, श्रेथा थाविसन। ठीक है। और बैंकॉक कहाँ पर है, किस कंट्री में। तो बैंकॉक जो है कैपिटल है थाईलैंड। ठीक, बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड का। चलिए, ये बात हमारी यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इंडियन पब्लिक सेक्टर लेंडर रिसेंटली अचीव्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। तो सीधा सा सवाल है कि कौन सी इंडियन पब्लिक सेक्टर है, कौन सी इंडियन पब्लिक सेक्टर के लेंडर हैं। ठीक है, लेंडर, बैंक्स। ठीक, जिसने अचीव किया है टोटल मार्केट जो कैपिटलाइजेशन अचीव कर ली है 1 लाख करोड़ की, सच अ ह्यूज अमाउंट। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। क्या वो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक।
क्या वो इंडियन ओवरसीज बैंक है, क्या वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, या इसमें से कोई भी नहीं? तो सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन। डू कमेंट, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आपको देती हूँ, उसके बाद मैं इसके करेक्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करें। ओके, क्या आप में से किसी को पता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में। बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। तो हमारा आंसर यहाँ पे है इंडियन ओवरसीज बैंक। आंसर है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। तो देखिए, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसने अचीव किया है एक मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। ठीक, चलिए पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि अब तक बात करते हैं आईओबी के बारे में, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ना, एक स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है, ये जो है आज तक की इसकी हिस्ट्री में पहली बार अचीव किया है ओवरसीज बैंक ने। आज से पहले कि कभी अचीव नहीं किया गया है ओवरसीज बैंक के द्वारा ये जो इतना ह्यूज अमाउंट। ठीक, और जो है इसके ऊपर के जो बैंक है, देखिए टॉप 1 पे हमारा आता है एसबीआई। ये 1 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन अचीव करने के बाद भी 4 बैंक के नीचे है, जिसमें पहला बैंक आता है हमारा एसबीआई। एसबीआई टॉप पर है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसके बाद नाम आता है बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तीसरा बैंक हमारा आ जाता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। चौथा नाम आ जाता है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पांचवा है हमारा यही इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं ओवरसीज बैंक के। तो देखिए, ओवरसीज बैंक जो हमारा फाउंड किया गया था 10 फरवरी 1937 को फाउंड हुआ था। ठीक है, 10 फरवरी 1937 को फाउंड हुआ था हमारा ओवरसीज बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका, हेडक्वार्टर HQ चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, इसके जो करंट मतलब इसके जो की पीपल है आप कह सकते हैं, जो इसके करंट एमडी एंड सीईओ है, एमडी एंड सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए ये तो हमारी बात हो गई किसकी? इंडियन ओवरसीज बैंक की। अब ऐसे ही हम एक बार अपने फर्स्ट बैंक, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पीएनबी दिया हुआ है। पीएनबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? पीएनबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्या आपको पता है? पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पीएनबी का हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। चलिए हम यहाँ बात करें पीएनबी की ना, तो मैं यहाँ ऑप्शन ए लिख देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। ऑप्शन ए, पीएनबी का जो हमारा हेडक्वार्टर है पीएनबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक, तो एमडी एंड सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल जी। एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, गोयल जी। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बीओबी, क्या आपको पता है बीओबी के जो करंट एमडी एंड सीईओ है उनका नाम पता है आपको, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या आप ये जानते हैं? तो बीओबी का देखिए जो हेडक्वार्टर्स है ना, अलकापुरी में है, वडोदरा में, अलकापुरी में है, वडोदरा में। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं, कौन है इसके सीईओ? सीईओ कौन है बीओबी के? देवदत्त चंद नाम है। ठीक है, उनका क्या नाम है? देवदत्त चंद। ठीक, ये बात कहाँ की हो रही थी? बात हो रही थी हमारी बीओबी की। ऐसे ही आते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का
हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए, एक तो ये बात आ जाती है। करेंट सीईओ कौन है? ए मणिमेखलानी, सीईओ है इसकी ए मनी मेखलाई, ठीक। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहीं तक था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, पांचवा सवाल हमारा। पांचवा सवाल इस श्रृंखला का हमसे क्या कह रहा है? पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि बताइए फ्रेंड्स, what initiative was launched by the Rajasthan Education Department? हमारी जो राजस्थान की एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने कौन सा इनिशिएटिव चलाया? कौन सा इनिशिएटिव इसमें चलाया गया? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? क्या बाउंस ऑफ सक्सेस प्रोग्राम चला, जंप स्टार्ट इनिशिएटिव चलाया गया, बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम चला, लीव फॉरवर्ड कैंपेन चला, या फिर इसमें से कोई भी नहीं चला? चलिए अगेन मैं आपको कुछ सेकंड प्रोवाइड करती हूँ, थिंक ऑफ इट। एक बार सोचिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इस सवाल का? तो चलिए आते हैं हमारे आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे बाउंस ऑफ जॉय जॉय प्रोग्राम, ठीक है। तो जो हमारा बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो रेड हाईलाइटेड है, ये लॉन्च किया गया था राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक। अब इसमें किया क्या जाएगा, देखिए छोटे से एक पॉइंटर मैं बता देती हूँ कि इसमें 100 स्कूल और 132 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स राजस्थान में थ्रू आउट द राजस्थान प्रोवाइड किए जाएंगे। 100 स्कूल बनेंगे, ठीक है, जिसके साथ साथ 132 टीचर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे पूरे राजस्थान में, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हु वाज ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? सीधा सा सवाल हमारा, क्या पूछ रहा है हमसे कि किसे ऑनर किया गया था? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे मिला है? क्या नमिता थापर जी को, क्या गजल अलग को, सुची मुखर्जी को, डॉक्टर बीना मोदी, या फिर वनी कोला? क्या है करेक्ट ऑप्शन? सोचिए कुछ सेकंड्स के लिए, और प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में हमारे। ठीक है, चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे। करेक्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, डॉक्टर बीना मोदी, ठीक है। तो डॉक्टर बीना मोदी जी जो हैं, डॉक्टर बीना मोदी जी जो हैं, उन्हें आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया, ठीक है। पहली बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। अब जान लेते हैं ये है कौन। ये मोदी एंटरप्राइजेस जो है, मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये अवार्ड किसके साथ, किसके द्वारा इन्हें दिया गया था? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर जी का नाम आ रहा है। तो यहाँ चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन। क्या आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम पता है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। इन्हें डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ओके। और ये जो पूरा प्रोग्राम था वो IASC, देखिए एक फुल फॉर्म यहाँ पे आती है, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, IACC, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बैंक्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत पूछी जाती है, ABPS एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं अगला सवाल, आइए साथ में पढ़ते हैं। विच नेवल वेसल अराइव्ड इन द पोर्ट ऑफ कोलंबो अहेड ऑफ श्रीलंका 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? तो कौन सी नेवल वेसल है, नेवी में जो इस्तेमाल की जाती है वेसल्स जो इस्तेमाल की जाती है ना फ्रेंड्स, उनमें से कौन सी है, क्या है उसका नाम, जो कि कोलंबो के पोर्ट में, जो कि श्रीलंका के आगे पड़ता है, वहां पे पहुंची थी? तो हमारा ऑप्शन है INS विक्रांत, INS करंज, INS विराट और INS अरिहंत, या इसमें से कोई भी नहीं? सोचिए, अगेन मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देते हुए एक बार थिंक ऑफ इट, थिंक अबाउट द आंसर, एक बार सोचिए इसका करेक्ट आंसर है क्या, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आईएनएस करंज। ठीक है, तो आईएनएस करंज जो थी ये एक नेवल वेसल है, ठीक है, जो कि पोर्ट ऑफ कोलंबो में पहुंची थी श्रीलंका की जो 76th इंडिपेंडेंस डे था सेलिब्रेशन उससे पहले। ठीक है, चलिए अब जो है आईएनएस करंज एक, ये ना फ्रेंड्स सिंपली मैं आपको बता दूं, ये एक इंडियन नेवी सबमरीन है। ठीक है क्या ये एक इंडियन नेवी सबमरीन है ये फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहुंची थी February 4 को। अब आप जरा सोचिए एक बार कि मैंने यहाँ डायरेक्टली February 4 क्यों लिख दिया। यहाँ तो बात इंडिपेंडेंस डे की हो रही थी ना श्रीलंका के, तो February 4 यहाँ ऐसे लिख दिया क्या, क्योंकि श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस डे होता है ना फ्रेंड्स, वो भी 4 February को मनाया जाता है। ठीक है, श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस डे है, किसका, श्रीलंका का, श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस डे है जो कि इस बार 76 इंडिपेंडेंस डे था, वो February 4 को मनाया जाता है। तो ये जो हमारी वेसल है ये वहां से February 5 को डिपार्ट हो गई, वहां से भेज दी गई। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। Which Indian state is set to become the first to adopt the Uniform Civil Code UCC after independence? कौन सा इंडिया का, हमारे हमारे भारतवर्ष का कौन सा स्टेट है जो अडॉप्ट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को? इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया का जो अडॉप्ट करेगा? तो क्या ये राजस्थान है, क्या ये एचपी है हमारा हिमाचल प्रदेश, क्या ये आंध्र प्रदेश है, क्या ये तमिलनाडु है, या फिर ये उत्तराखंड? एक बार ध्यान दीजिए इस सवाल पे और सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हो सकता है आपने कभी न्यूज में इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में सुना हो। ठीक है, चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे फ्रेंड्स। तो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन, वो क्या है करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन ई। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है वो यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का अडॉप्शन करेगा। ठीक है, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, पहले तो आप मुझे ये बता दें कौन है चीफ मिनिस्टर। इसके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने और देखिए इनका यहाँ से कोरिलेशन इसलिए भी है क्योंकि इस यूसीसी का जो डिसीजन लिया गया है इनके अंडर ही लिया गया है। ठीक है, चलिए और ये जो हमारा यूसीसी का जो कोड है ना, ये February 6 को इम्प्लीमेंट हुआ है, 6 February को इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात आप और बता दीजिए कि उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, करंट गवर्नर कौन है फ्रेंड्स। मैं ऐसे टिक मार्क कर दे रही हूँ सो दैट आप समझ जाएं कि कहाँ के गवर्नर की बात हो रही है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन, गुरमीत सिंह जी हैं। ठीक, क्या आपको पता है कि फोक डांस का नाम पता है आपको, आपको उत्तराखंड के फोक डांस का नाम पता है? उत्तराखंड में कौन सा फोक डांस होता है, कौन सा फोक डांस होता है? तो होता है चोलिया, फोक डांस होता है फ्रेंड्स चोली। ठीक, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि उत्तराखंड जो है ना हमारा, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। ठीक, चलिए ये सवाल हमारा यहीं तक था, बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखने में काफी लंबा है बट एक इजी क्वेश्चन है, तो चलिए हम साथ में पढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिसेंटली साइंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसे, एमओयू। ठीक, इसे आप कभी भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, एनआरएलपीएस। बहुत अच्छी फुल फॉर्म आपको यहाँ से जानने को मिली है, एनआरएलपीएस की फुल फॉर्म नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी।
तो देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनआरएलपीएस के साथ। किसके लिए? फॉर द इंक्लूजन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, जिसे शॉर्ट में डे एनआरएलएम कहा गया। तो देखिए सवाल हमसे सीधा सवाल है, हमसे पूछ रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनआरएलपीएस के साथ। ठीक है, किसके लिए साइन किया है? डे एनआरएलएम के लिए। और इस डे एनआरएलएम का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। ठीक, तो चलिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है फ्रेंड्स? पहला नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, या फिर ये लैंडिसा चैंपियंस है, बीआरएसी इंटरनेशनल है, थार डीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर ये दुआ फाउंडेशन। क्या है करेक्ट ऑप्शन? क्या है करेक्ट ऑप्शन? डू यू नो? सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर के बारे में। ठीक है, क्या हो सकता है? चलिए आते हैं इसके पहले करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रैक इंटरनेशनल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रैक इंटरनेशनल। अब चलिए इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन है ना, हमारा एनआरएलएम, ये स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट किया गया था जून 2011 में। कब इनिशिएट किया गया था फ्रेंड्स? इनिशिएट हुआ था जून 2011 में। और देखिए ये जो हमारी यहाँ पे नाम दिया गया है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल, नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, ये सिंपली एक ऐसी योजना है जो पुअर पीपल जो हुए हमारी, या फिर विमेन जो है हमारी, उनके लिए एक प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है। दैट्स ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा फ्रेंड्स? तो अगला सवाल हमारा हमसे कह रहा है कि इन फरवरी 2024, फरवरी 2024 में द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, जो मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, इसने रिलीज की थी गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द डैश, कौन से सेक्टर में? अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बारे में बात की गई। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो वो हमारे एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से भी अच्छा है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलरली ना शिपिंग सेक्टर के लिए था, ये जो हमारा मिशन था ये पर्टिकुलरली शिपिंग सेक्टर के लिए था। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको ग्रीन हाइड्रोजन क्या। ठीक है, तो इस सवाल में पूछा गया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE है साहब, उसने एक गाइडलाइन साइन की थी जिसे स्कीम ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द कौन से सेक्टर के लिए, कौन से सेक्टर? तो इसने साइन की थी NGHM के संग कौन से सेक्टर के लिए? तो ऑप्शन क्या है करेक्ट? फर्टिलाइजर्स एंड शिपिंग सेक्टर, शिपिंग एंड स्टील सेक्टर, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर, शिपिंग एंड नेचुरल गैस सेक्टर, या नेचुरल गैस एंड सीमेंट सेक्टर। कौन से सेक्टर के लिए साइन हुई थी? सोचिए इसके करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ, वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में और उसके कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में भी। ठीक है, सोचिए, हरी अप, थिंक अबाउट इट, एक बार सोचिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो क्या सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। देखिए, आइए डिस्प्ले करते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है शिपिंग एंड स्टील सेक्टर। क्या है करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है शिपिंग एंड स्टील सेक्टर। ठीक है, शिपिंग का नाम मैंने अभी आपको बताया था, इसमें इसके साथ साथ स्टील सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा MNRE है उसने रिलीज की थी गाइडलाइन, जो कि
इस बारे में थी कि ग्रीन हाइड्रोजन का साफ इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और ये शिपिंग एंड स्टील सेक्टर के लिए हुई थी, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है फ्रेंड्स, ये ना तब बनती है जब हाइड्रोजन को ना स्प्लिट कर दिया जाता है, मतलब जब वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है, जैसे हमारा पानी H2O है, ठीक है, उसे आप स्प्लिट कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, तो हमारी क्या बनती है, हमारी बनती है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, सिंपल, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और हमारा आता है कि 2 फरवरी 2024 को, 2 फरवरी 2024 को ना, ये जो हमारा MNRE है, इसमें ये जो गाइडलाइन दी थी, जो गाइडलाइन है हमारी स्कीम ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स, ये दी गई थी 2 फरवरी 2024 से इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक। और इसका टोटल बजट कितना रहेगा, इस ग्रीन हाइड्रोजन को जो प्रोडक्शन किया जाएगा, इसमें जो टोटल बजट प्रोवाइड किया गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2029 और 30 का, 2029 और 30 का जो एक्सपेक्टेड टोटल बजट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, वो है 455 रुपीज, 455 करोड़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स, इसमें से कौन सा मेडल है, अलॉन्ग विद यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर meritorious service in forensic science have been merged to institute a new medal named केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक by the Ministry of Home Affairs in February 2024। तो हमारा सवाल सीधा सा है, हमारा सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे जो नाम दिए गए हैं ना, ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो मेडल्स के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा मेडल है फ्रेंड्स, यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड के संग संग कौन सा ऐसा मेडल है जो कि नेम जिसे दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन फरवरी 2024 में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हम अभी देखेंगे, पहले इसके ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण असूचना कुशलता पदक, या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा बोथ एंड, मतलब बोथ 1 और 2, मतलब यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल और दूसरा भी, या फिर इन तीनों में से सब सही है, क्या है करेक्ट ऑप्शन, सोचिए। मैं दोबारा ये सवाल एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सा सवाल है, तो देखने में ही थोड़ा टफ लगने लगता है कि इनमें से कौन सा मेडल है, जो ऑप्शंस मैंने अभी पढ़े ना, इनमें से कौन सा मेडल है जो कि यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड के संग मर्ज कर दिया गया है और इसे एक सिंगल नेम दे दिया गया, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, क्या है करेक्ट ऑप्शन इसमें, चलिए तो आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ऑल 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि ये चारों मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण सूचना कुशलता पदक, इन तीनों को यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस, इन चारों को जब मर्ज कर दिया गया, इन चारों को जब मर्ज कर दिया गया, तो हमारा एक अवार्ड, जिसे नया अवार्ड नाम दे दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है। ये याद रखने में भी आसान है आप लोगों के लिए, सिंपल था, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ये कब किया गया है, ये जो मर्जर किया गया है इन अवार्ड्स का, ये किया गया है फ्रेंड्स 1 फरवरी 2024, साल 2024 की 1 फरवरी को, ठीक। चलिए आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, इन ईयर 2024, इन ईयर इन ईयर फरवरी 2024, द इंडियन नेवी डिक्लेयर 2024 एज द, इसके बारे में अगर मैंने, आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि फरवरी 2024 में जो हमारी इंडियन नेवी है ना, जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने डिक्लेयर किया है साल 2024 को एक पर्टिकुलर
नाम दिया गया है, कि स्पेशल नाम दिया गया है, वो क्या है? क्या इसे ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस कहा गया, ईयर ऑफ नेवल टेक्नोलॉजी, ईयर ऑफ नेवल वीपन्स, ईयर ऑफ नेवल एआई, ईयर ऑफ नेवल इक्विपमेंट? कई लोग एआई भी लगा के आ सकते हैं, क्योंकि एआई बहुत फेमस हो चुका है आज के टाइम पे, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इसका यूज। तो चलिए सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। 2024 को इनमें से कौन से नामों के द्वारा जान रही है हमारी इंडियन नेवी? सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो फ्रेंड्स आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन, डिस्प्ले करते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन वन, जो कि ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, ठीक है। साल 2024 को हमारी जो इंडियन नेवी है उसके द्वारा इसे ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के नाम से जाना जाएगा, जाना जा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं हमारा अगला सवाल, दोबारा एक लेंदी सा क्वेश्चन बट इजी, हम इसे आपके लिए इजी बना देंगे। तो देखिए हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है। इन February 2024, जनाब फरवरी 2024 में, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज issued guidelines mandating general and health insurance companies to cover Ayurveda, yoga and नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सुआ रिक्पा एंड होम्योपैथी आयुष ट्रीटमेंट्स, ठीक है, जिससे नाम दिया गया है टोटल आयुष ट्रीटमेंट्स इन देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विद इफेक्ट फ्रॉम, किस तारीख से, किस डेट से, कौन सा महीना, कौन सी तारीख? तो हमारा सवाल सीधा सा है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि देखिए फरवरी 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में जो हमारी IRDAI है, इन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, इसने गाइडलाइन इशू की थी, इसने गाइडलाइन निकाली थी कि देखिए जो हमारी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो हम कंपनीज हमारी जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें इन अदर पॉइंट्स को भी कवर करना पड़ेगा जो मैंने भी आपके आगे पढ़े, जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी वगैरह, ठीक है। इन सारी ट्रीटमेंट्स को भी इन्हें अपने अंडर कवर करना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस में। तो इसकी डेट क्या थी, कब से ये पॉलिसी इफेक्ट में लाई जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कब से इफेक्ट में लाई जाएगी सन 2024 में, किस महीने से? तो 1 जून से आएगी, 1 अगस्त से आएगी, 1 मई, 1 जुलाई या फिर 1 अप्रैल? थिंक ऑफ इट, सोचिए एक बार किसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, और कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर डिस्कस करते हैं। एक बार सोचिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके बाद हम तो है ही यहाँ पे। चलिए देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये IRDAI नाम लिया गया है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे IRDAI नाम आपने मेरे मुंह से अभी सुना, यहाँ लिखा हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इसके जो चेयर पर्सन है ना, उनका नाम है देवाशीष पांडा, ठीक है। IRDAI के जो चेयर पर्सन है उनका नाम है, क्या नाम है, देवाशीष पांडा, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है, देखिए हेडक्वार्टर में यहाँ सिंपली HQ के फॉर्म में लिख देती हूँ, मैं दोबारा यहाँ लिख दे रही हूँ। इसकी जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद, हैदराबाद में, तेलंगाना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये बात हो गई यहाँ पे हमारी IRDAI के बारे में। चलिए जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए ये जो गाइडलाइन है हमें ये 1 अप्रैल से डिस्प्ले में लाई, मतलब 1 अप्रैल से ये गाइडलाइन, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी 1 अप्रैल 2024 से, ठीक। आई थिंक सवाल आप लोगों तक क्लियर हो चुका होगा। डेट है 1 अप्रैल, जब से गाइडलाइन, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट की जाएगी, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। चलिए आते हैं हमारा अगला सवाल, मोस्ट मोस्ट, जितने मोस्ट लगा दीजिए उतना कम इस सवाल के आगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल हमारा क्या कह रहा है हमसे कि इन February 2024 Fitch Ratings estimated India's fiscal deficit for financial year 2024-2025, जिसे हम शॉर्ट में FY25 भी कहते हैं, टू रीच कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए समझते हैं हमारे सवाल को। तो हमारा सवाल हमसे कह रहा है कि देखिए जो फरवरी 2024 है, इसमें जो हमारी फिच रेटिंग्स हैं,
इसमें जो हमारी फिच रेटिंग्स हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको फिच रेटिंग्स होती क्या है। इन्होंने एस्टिमेट किया कि जो इंडियाज का फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना परसेंट है जीडीपी का। फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना परसेंट है जीडीपी का इस फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है, 6.1% है, 5.9% है, 5.4% है, 5.0% है या फिर 5.6% है। क्या है करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, क्या है करेक्ट ऑप्शन। इसमें फिर मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो हम यहाँ बैठे हैं, हम जरूर डिस्कस करेंगे। सोचिए इसके आंसर के बारे में। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्या आपको पता है, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल हुई थी। तो पहला फिच रेटिंग्स इस्तेमाल हुई थी, ठीक है, दूसरा फिस्कल डेफिसिट इस्तेमाल हुई थी। फिच रेटिंग्स जो टर्म है ना फ्रेंड्स, इधर आ जाते हैं चलिए। फिच रेटिंग्स जो हमारी टर्म है, फिच रेटिंग का मतलब होता क्या है मैं पहले ये बता दूं, कई दोस्त हमारे यहाँ होंगे जिन्हें इसका मतलब नहीं पता होगा शायद। फिच रेटिंग देखिए इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो कि बेस्ड है हमारी न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, एंड लंदन। कुछ नहीं है, फिच रेटिंग एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन में है, ठीक। अब मैं एक टर्म इसमें और आई थी कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग की बात करने वाले हैं हम। फिस्कल डेफिसिट का मतलब, ठीक है। तो देखिए, आप सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना दोस्तों, जो हमारी गवर्नमेंट है, जब हमारी गवर्नमेंट इसकी टोटल इनकम से ज्यादा, गवर्नमेंट के एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जब जितना गवर्नमेंट हमारी इनकम कर रही है, देखिए हमारी इनकम जितना कर रही है गवर्नमेंट, उससे ज्यादा जब स्पेंड कर देती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है फिस्कल डेफिसिट। मतलब जितना आय हो रही है उससे ज्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं, इनकम कम रह गई एक्सपेंडिचर से, तो ऐसी जो सिचुएशन कहलाती है, ऐसे हालात कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ऐसे हालात, ऐसे हालात कहलाते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। यहाँ हमने गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लिया है, किसी इंसान के ऊपर भी सूट कर सकता है, आप और हम, कई लोग ऐसे होंगे जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो इट्स कॉमन, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे। करेक्ट ऑप्शन है हमारा 5.4%, दिवाला निकल जाना, फिस्कल डेफिसिट हो जाना, 5.4%, 5.4%, ठीक है। तो सवाल हमारा सिंपल था कि जो हमारी फिश रेटिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताया क्या है, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है ना फाइनेंशियल ईयर 25 का, वो पहुंच जाएगा 5.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आई विश मैं यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होंगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की, मैं बार बार आपसे बात करूँ कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक होके हमारे कमेंट बॉक्स, हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारे इंस्टा का 24/7 आपके लिए ओपन है। आप अपनी कोई भी क्वेरी हम तक पहुंचाइए, हम आप तक रिवर्ट बैक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़, चलिए, अब ये है हमारा आज का आखिरी सवाल और आज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा ये सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इन फरवरी 2024 द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अप्रूव्ड यूएसडी कितना सेल ऑफ 31 MQ-98 आर्म्ड ड्रोन्स एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया। सवाल हल्का सा ट्रिकी कह सकते हैं आप, बट इजी है। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि देखिए फरवरी 2024 में जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसने अप्रूव किया है, उसने 31 MQ-98 आर्म्ड ड्रोन्स, 31 MQ-98 नाम के आर्म्ड ड्रोन्स आते हैं साहब, जिनको अप्रूव कर दिया, अप्रूवल दे दिया है कि साहब आप इन्हें अब इंडिया में बेच दिया जाएगा, इनके संग संग अदर इक्विपमेंट्स भी हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को बेच दिए जाएंगे।
अब कितने में बेचे जाएंगे, कितने यूएस डॉलर में बेचा जाएगा? ठीक है, सोचिए इसके बारे में, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बता दें। चलिए देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.99 बिलियन। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.99 बिलियन। अर्थात फरवरी 2024 में जो हमारी यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, ये अप्रूव कर देगी कि 3.99 बिलियन यूएसडी की सेल की जाएगी, ये जो 31 MQ-98 आर्म ड्रोन है और अदर इक्विपमेंट्स जो है इंडिया को। ठीक, और इसमें एक और अमेरिका की एक और ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कह सकते हैं आप, उसका नाम आता है कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी। डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी का नाम आता है। ठीक है, चलिए, आज के सवाल हमारे यहीं खत्म हो जाते हैं। फिर मैं आपसे सेम बात आपके आगे रिपीट करते हुए कि आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारा चैनल, हमारी टीम, बैंकिंग ड्रीम्स की जो हमारी टीम है वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, लाइक करिए हमारी वीडियोस को, शेयर करिए। हम डेली आपके लिए जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर्स की न्यूज अलोंग विद देयर स्टैटिक पॉइंट्स लेकर यहाँ अवेलेबल होते हैं हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग ड्रीम्स पे। ओके, सो साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, और होपिंग फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। चलिए, आज की मीटिंग हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं, आज का सेशन यहीं अपना समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। कल मिलेंगे सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म पे कल मिलेंगे।